सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सार्वंतर क्या होता है और प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से समझिएगा और अभ्यास शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूला को भी याद रखना पड़ेगा। फार्मूला जब याद आपको रहेगा तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समांतर श्रेणी में पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र को आपको याद रखना है। समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र याद रखेंगे a + n - 1 × d। अब यह सूत्र को जब अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसको 2 बार पढ़ेंगे तो सूत्र आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब सूत्र में देखेंगे a का नाम क्या है और n का नाम क्या है और d का नाम क्या है। तो a का नाम आपको याद रखेंगे, a का नाम प्रथम पद है, a का नाम क्या है, प्रथम पद याद रखना है। और d का नाम क्या है, सार्वंतर। और सार्वंतर क्या होते हैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सार्वंतर को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर an का नाम क्या हो जाएगा, तो यह an का नाम हो जाएगा n वां पद हो जाएगा। अब सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए तो सर्वांतर निकल जाएगा। तो सर्वांतर निकालने का सूत्र क्या है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए तो किसका मान निकलेगा, सर्वांतर का मान निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो कहेंगे वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर क्या हो, समान हो, ऐसे श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब आपको एक ऐसा संख्या दिया जाएगा, उस संख्या में देखा जाएगा सार्वंतर बराबर है कि नहीं। यदि सार्वंतर बराबर नहीं रहेगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो समांतर श्रेणी लाने के लिए हमको सर्वांतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, मतलब संख्या दिया गया है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे डॉट डॉट करके दे दिया गया है। अब इसमें पूछा गया क्या यह समांतर श्रेणी में है, यह अंक जो दिया गया है क्या वह समांतर श्रेणी में है। तो चेक कैसे करेंगे, T2 में से T1 मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है, 3 है और पहला पद क्या है, 1 है और तीसरा पद क्या है, 5 है, दूसरा पद क्या है, 3 है। तो T2 में से T1 को घटा दीजिए तो T2 क्या है, 3 है, T1 कितना है, 1 है और T3 कितना है, 5 है और T2 कितना है, तो 3 है। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 हो जाएगा और 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सार्वंतर आपस में क्या हैं, बराबर है। अब यहाँ सर्वांतर बराबर आ गया, 2 = 2 आ गया। अतः जो ऊपर जो सीरीज दिया गया है, मतलब जो श्रेणी दिया गया है वह समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी है, क्योंकि सर्वांतर जब बराबर आता है, मतलब इन गैपिंग जो है अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो सर्वांतर जब समान आ गया तो वह सीरीज क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सर्वांतर समझ में आ गया होगा कि सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है और यह बताना है क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब अगर है तो क्यों है, आपको जवाब देना है। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अब देखिए जैसे
प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया लगेगा वह 15 रुपया लगना है। लेकिन अगर उसके अतिरिक्त किलोमीटर जाते हैं, जैसे 2 किलोमीटर चले गए, 3 किलोमीटर चले गए, 4 किलोमीटर चले गए, तो उस पर अतिरिक्त किराया जो है 8 रुपया जो है लगेगा। तो लिखा गया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना है, 8 रुपया देना है। जैसे पहला किलोमीटर अगर जाते हैं तो 15 रुपया देना पड़ेगा, और दूसरा किलोमीटर देना जाएंगे तो 15 रुपया, और 1 किलोमीटर बढ़ गया तो 8 रुपया इसमें जुड़ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ नोट करेंगे। पहला आप लिखेंगे कि 1 किलोमीटर का किराया, यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया, तो यहाँ लिख लेंगे 1 किलोमीटर का किराया। 1 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ा है, तो 1 किलोमीटर का जो किराया देना पड़ा है 15 रुपया। कितना देना है, 15 रुपया। उसको हम लोग A1 मान लेंगे, पहला पद मान लेंगे A1 बराबर हो जाएगा 15 रुपया। ठीक, मतलब 1 किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया माना गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया अब इसको कितना मानेंगे, तो अब 1 किलोमीटर का किराया को जो है 15 लेना है, और 2 किलोमीटर का किराया का 15 में 8 जोड़ लेंगे। 1 किलोमीटर अतिरिक्त हो गया तो अतिरिक्त में 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 23 रुपया। 23 रुपया जो है इसको देना पड़ेगा। 23 रुपया हो गया। अब अगला देखेंगे, अब 2 किलोमीटर हो गया। अगला लिखेंगे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया। तो 3 किलोमीटर का अगर किराया निकालते हैं तो इसको कहेंगे A3, A1 A2 A3। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 15 पहले था, 15 रुपया 1 किलोमीटर का, दूसरा किलोमीटर का 8 रुपया, तीसरा किलोमीटर का भी 8 रुपया। अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ता जाएगा, तो यह 8 8 16 और 16 15 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 31 रुपया। 31 रुपया जो है देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा कि 1 किलोमीटर का जो किराया था 15 रुपया था, और यहाँ पर जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर को छोड़ करके जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसमें 8 रुपया वृद्धि करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो श्रेणी बना, क्या श्रेणी बना, तो देखेंगे यहाँ बना 15, पहला श्रेणी 15 हो गया, दूसरा श्रेणी 23 हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा जो है यहाँ पर 31 हो गया। तो यहाँ पहला जो श्रेणी यहाँ पर प्राप्त हुआ 15, 23, 31, क्या ये समांतर श्रेणी है, आपको चेक करना है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए बताया गया है कि अगर सर्वांतर आपको बराबर आ जाए तो समांतर श्रेणी होता है, अगर सर्वांतर बराबर नहीं आएगा तो जो है समांतर श्रेणी नहीं माना जाता है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे सर्वांतर है कि नहीं बराबर, तो T2 में से T1 घटा दीजिए, और T3 में से T2 को घटा दीजिए। अब इतना घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब हमारा ये जो अंक मिला है क्या वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पर T2 की क्या है, तो T2 जो है 23 है, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर T3 क्या है 31 है, और T2 क्या है 23 है। अब 23 में से जो है 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 में से 15 घटेगा तो 8 आ जाएगा बराबर, और 31 में से 23 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सार्वंतर देख रहे हैं क्या है, बराबर है। अब यहाँ सर्वांतर डी से दिखाते हैं, डी बराबर जो है सूत्र लिख देंगे यहाँ पर। तो सर्वांतर यहाँ पे जब बराबर आ गया तो जो ये सीरीज बना है, मतलब पहले किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर का जो सीरीज बन रहा है क्या वो समांतर श्रेणी में बन रहा है। तो नीचे लिख देंगे कि यहाँ पर जो अंतर आपस में क्या है, बराबर है, मतलब यहाँ सार्वांतर बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे, सार्वांतर बराबर है या समान है लिख सकते हैं। सार्वांतर क्या है, समान है, और समान होने से वजह से यह जो बना है श्रेणी वह कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी हो जाएगा। यहाँ सार्वांतर समान है, अतः जो श्रेणी है, अतः क्या लिखेंगे, अतः जो श्रेणी है वह कौन सा, ईपी लिख सकते हैं या समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है।
यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो सीरीज बना है यह किस में आ गया है, समांतर श्रेणी में है। कैसे समांतर श्रेणी में है, जो सीरीज ये बना, श्रेणी जो बना, यहाँ पर जो श्रेणी बन रहा है इसको चेक करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो चेक किया गया तो यह समांतर श्रेणी में आ गया है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ समांतर समान है और समान जो है समांतर श्रेणी में है। पहला क्वेश्चन जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वाई में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ पर कहना है क्वेश्चन में कि एक बेलन के आकार का जो है कोई पात्र है। अब इस बेलन के पात्र में से हवा निकल रहा है, लेकिन पहली बार में जब हवा निकला है तो इसमें जितनी हवा था उसका चौथा हिस्सा हवा निकला पहली बार में। दूसरी बार में भी जो शेष बचा उसका चौथा हिस्सा निकला। तीसरी बार में जो शेष बचा उसका चौथा हिस्सा निकला। ऐसे इसमें से हवा निकल रहा है। तो अगर मान लेते हैं इसमें हवा की मात्रा क्या है, अगर हवा की मात्रा क्या मान लें, इसके अंदर हवा कितना भरा हुआ है, तो यक्स हवा मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल में माना बेलन में जो है हवा कितना है, लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित जो हवा है, बेलन में जो उपस्थित हवा कितना है, तो उपस्थित लिखेंगे हवा की मात्रा क्या है, हवा की मात्रा मतलब वह प्रारंभिक मात्रा इसको माना जाएगा, मतलब शुरुआत में कितनी हवा भरा गया मात्रा इसको A1 से मानेंगे और A1 बराबर क्या हो गया, यक्स हो गया। मतलब उसके अंदर हवा कितना भरा हुआ है, यक्स हवा भरा हुआ है। और पहली बार जब हवा निकाला जाएगा तो जितना हवा भरा गया है उसका चौथा हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो शेष हवा कितना तब बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ये तो पहली वाला हो गया, टोटल हवा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पहली बार, अब हवा को यहाँ निकाल रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर पहली बार अगर हवा को निकाला जाए तो पहली बार हवा निकालने पर पहली बार हवा निकालने के बाद जो है शेष हवा क्या होगा, बाद शेष हवा, तो शेष हवा को उस किससे दिखाएंगे, इसको A2 से दिखा दिया जाएगा। और A2 बराबर क्या बनेगा, तो पहली बार अगर हवा को निकालने में शेष हवा क्या बन रहा है, तो A2 बराबर पहली मात्रा क्या था, यक्स था। अब यक्स का चौथा हिस्सा, इसमें से यक्स/4 हिस्सा हवा निकल गया। अब इसमें से चौथा हिस्सा हवा निकल गया तो शेष हमारा हवा कितना बचेगा, तो इसको हल कर लेते हैं। तो A2 बराबर मतलब पहला शर्त में हमारा हवा क्या है, यक्स था, उसमें से जब पहली बार हवा को निकाला जा रहा है तो यक्स का चौथा हिस्सा जो है हवा बाहर निकल गया, तो शेष हवा क्या बचेगा, तो यक्स में से और यहाँ चौथा हिस्सा निकल गया तो 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x हो गया, माइनस x हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 4x में से एक x घटा देंगे तो 3x/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली बार जो हवा निकला है तो यह हवा की मात्रा क्या शेष बच गया, 3x-4 हो गया पहली बार में। अब यह दूसरी बार में अगर देखा जाए तो दूसरी बार में कितना आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा, अब इसको किससे दिखाएंगे, इसको हम लिख देंगे A3 से, किसे दिखाएंगे, A3। अब A3 कैसे निकाला जाएगा, अब हवा कितना बचा है, तो हवा बचा है 3x/4 था। अब इसमें से जब हवा निकला तो इसकी चौथाई निकाल दीजिए, तो 3x/4 का चौथाई मतलब 4 से यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। मतलब 4 से यहाँ गुणा इसलिए हो गया, चौथा हिस्सा इसमें से बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैसे निकला, यहाँ पर बटा 4 कैसे हुआ।
जैसे 3x/4 का अगर चौथाई करेंगे तो 3x बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसलिए यहाँ 4 से गुणा कर लिया जा रहा है। इसका चौथा हिस्सा जितना मात्रा है उसका चौथा हिस्सा बाहर निकलेगा, तो इसका चौथा हिस्सा बाहर कर लिया गया। तो यहाँ का बचेगा 3x हो गया बटा 4 हो गया माइनस 3x हो गया बटा यहाँ पर 4 चौको 16 हो गया। अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ 4 है 16 लाना है तो 4 चौको 16, 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर, 4 3 12x हो गया माइनस 3x हो जाएगा। और 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9x बटा 16 आ जाएगा। तो यह दूसरी बार में हवा कितना निकला है, निकलने के बाद जो शेष बचा है 9x बटा 16 जो है हवा बचा हुआ है। इनका कहना यह है क्वेश्चन में कि जितनी बार आप यहाँ से हवा को निकालेंगे उसका चौथा हिस्सा हवा बाहर निकल जाएगा। जब चौथा हिस्सा बाहर निकलेगा तो शेष मात्रा कितना बचेगा। तो यहाँ पर शुरुआत में हवा x हवा था और x में पहला बार जो टोटल हवा x था उसमें चौथा हिस्सा निकल गया तो 3x/4 बचा, और 3x/4 का चौथा हिस्सा निकल गया तो क्या बचेगा 9x/16 हो गया। अब जो ये सीरीज बनेगा, सीरीज मतलब जो श्रेणी बनेगा, क्या वह समांतर श्रेणी है। अब इसको चेक करना है। तो श्रेणी क्या है, पहला x था, दूसरा क्या आया था 3x/4 आया था, और तीसरा क्या आया है 9x/16 आया था। ऐसे डाट डाट करके यहाँ पर नोट करेंगे। अब ये बन गया श्रेणी। अब इस श्रेणी को चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए लाने के लिए क्या करेंगे, d बराबर दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे। अब दूसरा क्या है 3x/4 में से x को घटा दीजिए, और यहाँ पर 9x बटा जो है 16 में से 3x/16 को घटा दीजिए। घटा करके चेक करेंगे क्या वह समांतर श्रेणी में आ रहा है। 4 में x का गुणा करेंगे तो 3x माइनस 4x हो गया, बटा में नीचे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया गया है 3x 9x/16 और 3x बटा ये 4 है, 3x बटा यह 4 है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यह 16 हो जाएगा, 16 एलसीएम हो गया। तो यहाँ ऊपर क्या होगा 9x हो गया माइनस 3 चौको 12, 12x हो जाएगा। 4 चौको 16 होगा तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा। 4 से गुणा करेंगे तभी तो हर बराबर होगा। तो अब 9x में से 12x को घटा देंगे तो 3x में से यहाँ पर 4x घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे -x बटा क्या है 4 हो गया बराबर, और 9 में से 12 घटाएंगे तो -3x बटा 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सार्वांतर बराबर नहीं आया है। जब सार्वांतर बराबर नहीं आया, सार्वांतर बराबर हुआ ही नहीं। और जब सर्वांतर बराबर आया नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे यहाँ सार्वांतर बराबर नहीं है। यहाँ सार्वांतर जो है समान नहीं है, समान माने बराबर नहीं है। अतः जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्वांतर बराबर नहीं आया, और समांतर जो जब सर्वांतर बराबर नहीं आया तो कौन समांतर श्रेणी नहीं मानेंगे, समांतर श्रेणी नहीं माना जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बड़ा था लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर इसका तीसरा। तो अब तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है। जैसे पहला क्वेश्चन था 1 किलोमीटर का किराया जो था 15 रुपया था और अतिरिक्त किराए का दाम 8 रुपया था। सेम यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया, 1 मीटर का खुदाई का 150 रुपया है। अगर वह इसके बाद का अगर मीटर खुदाई करता है तो उसके अतिरिक्त किराया कितना लगेगा, अतिरिक्त लागत क्या लगेगा 50 रुपया लगेगा। जैसे 1 मीटर अगर खुदाई होती है तो 150 रुपया देना है, लेकिन 2 मीटर जो अगर खुदाई होती है तो आपको 300 नहीं देना
लेना है। इसमें आपको 2 किलोमीटर के लिए केवल आपको 50 रुपये जोड़ना है। 1 किलोमीटर का 150 और 2 किलोमीटर का इसमें 50 जोड़ देंगे, 3 किलोमीटर में फिर 50 जोड़ देंगे। ऐसे जो है अतिरिक्त जो मीटर आप खुदाई हुआ है उसमें 50-50 जोड़ते चले जाएंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला काम लिखेंगे कि 1 मीटर का जो अगर खुदाई में कितनी लागत लगा है, 1 मीटर खुदाई में लागत क्या है, तो 1 मीटर खुदाई का जो लागत है वो कितना लागत लगा है, तो 1 मीटर खुदाई का लागत जो लगा है 150 रुपया लगा है। कितना लगा है, 150 रुपया लगा है एक जो है मीटर का। अगर 2 मीटर की बात करें तो 2 मीटर अगर खुदाई की बात करें, 2 मीटर खुदाई की बात किया जाए तो खुदाई की लागत क्या लगेगी, खुदाई का लागत 2 किलोमीटर का, तो उसको किससे लिखेंगे, यहाँ पर लागत जो होगा उसको A2 से दिखाएंगे और इसको A1 से दिखाएंगे। A2 बराबर, अब ये 150 था, इसमें बस 80 रुपया 50 रुपये जोड़ देंगे, तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए 2 मीटर का खुदाई का 200 रुपया लग गया, मतलब इसके अतिरिक्त जितने भी मीटर आप खोदेंगे आपको 50 रुपया लग गया। अगर यहाँ 3 किलोमीटर की बात करते हैं, 3 मीटर की बात कर रहे हैं, 3 मीटर खुदाई का अगर लागत की बात करते हैं तो 3 मीटर खुदाई का जो लागत है उसको किसे दिखाएंगे, उसको A3 से दिखाएंगे। और A3 बराबर क्या होगा, तो 1 मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50 रुपया और तीसरे मीटर का पुनः 50 रुपया, मिला करके कितना हो गया, 250 रुपया लगेगा। समझ में आ रहा होगा कैसे यह हल किया जा रहा है। जैसे 1 मीटर का खुदाई का 150 रुपया है और जितने अतिरिक्त मीटर आप खुदाई करेंगे उसको 50-50 रुपया आपको देना है। तो अब यहाँ पे एक सीरीज जो बना, क्या सीरीज बना, 150 बना, 150, उसके बाद से बना है 200, 200 के बाद से बना है 250 और ऐसे सीरीज बनता गया है। तो यह जो श्रेणी बना है, क्या यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी बन रहा है। तो समांतर श्रेणी लाने के लिए कौन सा काम करना है, D बराबर होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को और या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाइए। अगर अंतर बराबर आ गया तब तो समांतर श्रेणी है, अगर अंतर बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो T2 कितना है, तो T2 यहाँ देख रहे हैं 200 है, माइनस T1 कितना है, 150 है। यह T2 है, यह T1 है, यह T3 है। और T3 कितना है, 250 है और T2 क्या है, 200 है। 200 में से 150 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 50 हो गया। और 250 में से 200 घट गया तो यह आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अंतर जो देख रहे हैं 50 जो है बराबर आ गया, 50-50 बराबर आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर सार्वांतर समान है, यहाँ पर क्या है, सार्वांतर जो है समान है। सार्वांतर क्या है, समान हो गया। सार्वांतर मतलब समान मतलब बराबर, सर्वांतर समान है, माने अंतर जो है संख्याओं में अंतर बराबर आया है, सर्वांतर समान है। अतः क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी में है। अतः किस में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था यह। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया इसमें का, चौथा प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% के वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब 10,000 रुपये को जो है 8% वार्षिक ब्याज पर अगर जमा किया जा रहा है तो सीरीज को बनाना है, श्रेणी बनाना है और उस श्रेणी को आपको चेक करना है क्या वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, पहला जो मूलधन दिया गया है वह 10,000 दिया गया है और दर कितना दिया गया है, 8% दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आपको जबकि 10,000 राशि है, तो यहाँ पर पहले अगर वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहले वर्ष का अगर मिश्रधन निकालते हैं तो पहले वर्ष का मिश्रधन निकालने के लिए हमें कौन सा काम करना पड़ेगा, का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन कैसे निकलेगा उसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला।
मूलधन मैंने A1 प्लस R बटा 100, यह पढ़े होंगे सूत्र। और ऊपर कितना घात, n घात। अगर पहले वर्ष को निकालते हैं तो अगर पहले वर्ष A का मतलब मूलधन कितना है, तो अमाउंट इसको बोला जाता है 1000 हो जाएगा, 10,000 है। 1 प्लस R का मान क्या है, 8% है, बटा यहाँ 100 हो जाएगा। और एक वर्ष की बात किया जा रहा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, एक वर्ष के लिए हो गया। अगला स्टेप क्या बनेगा, 10,000 यहाँ नोट कर लेंगे और 100 में 1 का गुणा करेंगे 100, और 100 में 8 का 8 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 108 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और घात 1 है तो एक ही घात है। और यहाँ से देखेंगे क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट गया 100 में इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 108 में 100 का गुणा करेंगे तो पहला जो है वर्ष का मिश्रधन आ गया, पहला वर्ष का जो है मिश्रधन आ गया 10,800। अब इसी प्रकार दूसरे वर्ष का अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे वर्ष का अगर यहाँ मिश्रधन निकाला जाए, दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं तो जो ऊपर निकाले हैं सेम ऐसे ही निकाला जाएगा। दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर, तो यहाँ ए के जगह पे क्या होगा 10,000 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस R के जगह पर 8 बटा क्या हो जाएगा 100, और n के जगह पर 2, ऊपर क्या था 1 था, अब क्या हो गया 2 हो गया, बस अंतर यही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप बराबर क्या हो जाएगा 10,000 उतर गया और 100 में गुणा करके 8 को जोड़ेंगे, 100 का नाम 100 और 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 108 बटा क्या हो जाएगा 100 के ऊपर घात कितना हो गया, इसका घात 2 घात हो गया। अब 2 घात मतलब 2 बार गुणा कर लीजिए। अगला स्टेप क्या बनेगा 10,000 उतर गया और यहाँ लिखेंगे 108 गुणे 108 बटा और नीचे क्या हो जाएगा 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो और 2 जीरो मिल के चारों जीरो जो है पूरा कट गया। कटने के बाद से जो है इसका गुणा करेंगे, 108 का गुणा 108 में कर लेंगे तो गुणा करने पर 11,664 आ जाएगा गुणा करने पर। तो यह दूसरे वर्ष का जो है यह क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब इसका श्रेणी बनाएंगे। अब श्रेणी कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे श्रेणी बनेगा। अब पहला हमारा मिश्रधन मतलब पहले शुरुआत में हमारे पास कितना पैसा था 10,000 रुपये था और पहले वर्ष का मिश्रधन क्या आया था 10,800 आया था। और तीसरे वर्ष में जो है मिश्रधन कितना आया था, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का मिश्रधन 11,664 आया था, डॉट कर लेंगे। तो यह पहले मतलब शुरुआत में हमारे पास 10,000 था, पहले वर्ष में मिश्रधन 10,800 हुआ, दूसरे वर्ष में मिश्रधन जो था यह 11,664 हो गया। ऐसे डॉट करके नोट कर लेंगे। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समानता श्रेणी में है, ये जो अंक आया है क्या वह समानता श्रेणी में है। तो अगर इसको चेक करते हैं तो सूत्र क्या है, D बराबर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा देते हैं तो सार्वधान्तर निकल जाता है। और सार्वधान्तर अगर बराबर है तब तो समानता श्रेणी में है, अगर सार्वधान्तर बराबर नहीं है तो समानता श्रेणी में नहीं है। तो यह T2 का मान हो गया, यह T1 का मान हो गया, यह T3 का मान 11,664 है, माइनस T2 क्या है 10,800 हो गया। अब इसमें से 10,800 में से 10,000 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 800 हो जाएगा 800, और 11,664 में से 10,800 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 864 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सार्वधान्तर बराबर नहीं आया। जब सार्वधान्तर बराबर नहीं आया तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे, मतलब बराबर नहीं है, और लिखेंगे यहाँ पर यहाँ जो है सार्वधान्तर समान नहीं है, सार्वधान्तर जो है समान नहीं है, सार्वधान्तर लिख देंगे समान नहीं है। और जब सार्वधान्तर समान नहीं है तो यह जो है समानता श्रेणी में नहीं है, जो सीरीज बना है वह समानता श्रेणी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसे आपको हल किया गया, मतलब क्वेश्चन को हल करके बताया गया, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।